पूर्ण संभावना है कि मुझे भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, बहुत अच्छे आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं बिहार के। वो मेरे बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत रहे हैं, क्योंकि कई बार मिड डे मील स्कीम में आप लोगों ने देखा होगा कि वो बैठकर स्कूल में जाना चाहते हैं आईएएस आईपीएस। उनके लिए एक ही उपाय है कि मेहनत, और वो भी कंटिन्यू एक सेवक से ही मुलाकात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार और अभी आप देख रहे हैं। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं देश भर में 130वां रैंक लाने वाले औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर प्रखंड के डॉक्टर प्रेम कुमार से। प्रेम कुमार ने किस तरह से तैयारी की और किस तरीके से उन्होंने यूपीएससी के तरीका किया, परीक्षा को पास किया और आगे युवाओं के लिए क्या संदेश देते हैं। मैं डॉक्टर प्रेम कुमार हूँ। मैं ग्राम जमुहारा, दाऊदनगर, औरंगाबाद जिला, बिहार का निवासी हूँ। मैंने इस बार सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सिविल सेवा परीक्षा 2023 में 130वीं रैंक ऑल इंडिया हासिल किया हूँ, और मुझे संपूर्ण संभावना है कि मुझे भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिले। मैं अपना जो प्रारंभिक शिक्षा है वो विद्या निकेतन दाऊदनगर से पढ़ाई की। हमारे सुरेश सर, आदरणीय सुरेश सर के सानिध्य में, हमारे आदरणीय आनंद प्रकाश सर के सानिध्य में, और पूरा विद्यालय परिवार के सानिध्य में। उसके बाद फिर मैंने अब एमबीबीएस का प्रिपरेशन किया, और मैं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर का छात्र रहा हूँ। उसके बाद मैं न्यू दिल्ली एम्स में लगभग 2 साल ट्रॉमा सर्जरी विभाग में कार्यरत था, और वहाँ से मैंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी चालू की। पिछली वर्ष मुझे ऑल इंडिया रैंक 677 मिला था, जिसके अंदर मुझे भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा दिया गया था। वहाँ पर मैंने उसको ज्वाइन किया, 2 दिन का ट्रेनिंग भी किया, और छुट्टी लेकर फिर से मैं इस प्रयास के लिए प्रयासरत रहा, और इस बार मुझे 130वीं रैंक के रूप में सफलता प्राप्त हुई है। देखिए, इसके पहले मैं मेडिकल के क्षेत्र में था, और जो मेडिकल के क्षेत्र में भी जो मूल धारणा है कि उसमें भी सेवा है, मरीज का सेवा, जो कि समाज का एक अंग है। लेकिन जब मैं मेडिकल में काम कर रहा था, एक विभाग होता है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, जिसमें आप हर गांव में घूम कर पीएचसी में जाते हैं, और जब वहाँ काम करते हैं तो मैंने देखा भारत सरकार की कई योजनाएं हैं जिसके अंदर मरीजों को बहुत सारी मदद मिल रही है। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि मरीजों को जो मैं इस तरह से मदद कर रहा हूँ, क्यों न मैं भारत सरकार की इस प्रशासनिक सेवा में आकर ऐसी पॉलिसीज बनाऊँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा, काफ़ी ज़्यादा सराहनीय होगा, और मेरे लिए भी संतुष्टदायक होगा। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं मेडिकल फील्ड को छोड़कर सिविल सेवा को ज्वाइन करूंगा। देखिए, यूजुअली जब परीक्षा नज़दीक नहीं रहता है तो 6 घंटे मैं नियमित पढ़ाऊँ। 6 घंटे से तो कभी भी किसी भी दिन कम नहीं पढ़ाऊँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैं 9 घंटे पढ़ाऊँ, नहीं, 6 से 7 घंटे मेरा एवरेज टारगेट रहता था। लेकिन वो कंसिस्टेंट था। संडे को छुट्टी ले लिया, कभी तो ले लिया, अदरवाइज छुट्टी नहीं लेता था। और जब परीक्षा नज़दीक होता है तो मैं नेट 10 घंटे भी पढ़ा हूँ। मैं दिल्ली में द्वारका में रहकर एक लाइब्रेरी ज्वाइन करके बिना किसी कोचिंग के मदद से खुद से पढ़ाई कर रहा था, जिसमें मुझे ऑनलाइन रिसोर्सेज जैसे टेलीग्राम पे बहुत सारे नोट्स और टीचर, अच्छे शिक्षक के वीडियोज भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, और एनसीईआरटी की पुस्तकें, इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा। सिविल सर्वेंट्स भी मेरे बहुत उत्प्रेरक रहे, जैसे कृष्णा कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मदन कुमार। जब उनके पास कोचिंग पढ़ता था तो मैंने पहली बार ज़िंदगी में सुना था, जब मैं 5-6 क्लास में था, ठीक, कि कोई सिविल सेवक होते हैं, कुछ आईएएस आईपीएस फॉरेन सर्विस के लोग होते हैं, ऐसे पोस्ट होते हैं। फिर विद्यालय में भी साहिद भैया से, रमा बहन जी से, जो हमारे टीचर्स हैं, उन्होंने भी बताया था कि ये बहुत ऐसे लोग होते हैं जो पूरे समाज के बदलाव में बहुत अहम योगदान देते हैं। तो आइडिया तो था। बाद में कई सिविल, जैसे श्री राहुल कुमार, बहुत अच्छे आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं बिहार के। वो मेरे बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत रहे हैं, क्योंकि कई बार मिड डे मील स्कीम में आप लोगों ने देखा होगा कि वो बैठकर स्कूल में जाकर खाना खाकर खुद देख रहे हैं कि क्वालिटी क्या है। तो एक एक्टिव सिविल सर्वेंट है, और उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा मिली है। आपका जो दूसरा सवाल था कि आप हेल्थ में या कहाँ काम करना चाहेंगे, तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं एक सेवक की तरह देश के किसी भी कोने में काम करना चाहूँगा, और कोई भी विभाग में काम करना चाहूँगा। ये सरकार का प्रेरोगेटिव होता है कि वो डिसाइड करे कि आपको कहाँ काम करना है। सरकार जहाँ भी जिस तरह से भी काम देगा, मैं सारे सेवा में काम करना चाहूँगा। लेकिन कभी सरकार मुझसे पूछे कि आपका क्या मत है, तो मैं ज़रूर स्वास्थ्य सेवा को सबसे प्राथमिकता दूंगा। मेरी ये सोच है इसमें कि शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, और ये मेरी ही सोच नहीं, आज किसी से भी आप पूछोगे तो शिक्षा एक उद्धार का माध्यम है सारे तरीके से, और केवल नौकरी के लिए ही नहीं। शिक्षा से आप अपने अधिकार के बारे में जानते हो।
देखिए, खेत बेचकर जहाँ तक बात कर रहा हूँ मैं, उसी बात पे आ रहा हूँ कि खेत बेचने की आवश्यकता क्यों है शिक्षा के लिए, अगर ज़रूरत पड़ गई तो। पहली चीज़ की प्रयास होनी चाहिए कि ऐसी ज़रूरत ना पड़े। सरकार की विद्यालय जो है या अगल-बगल के जो विद्यालय है, प्राइवेट ही क्यों ना है, शिक्षा को न्यूनतम मूल्य पर जितना हो सके। अब कोई भी बिज़नेस भी कर रहा है तो घाटे में नहीं करेगा, बट उसमें प्रॉफ़िट बहुत इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए। जैसे जब मैं पढ़ता था, हमारे सीएमडी सर, मैं अपने गाँव के 2 लोगों का फ्री में एडमिशन कराया था इनके पास। तो शिक्षा न्यूनतम मूल्य पे मिलनी चाहिए, जितना से जितना हो सके। अब अथक कोशिश तो ये होनी चाहिए कि सरकारी स्कूल ही इतने ज़्यादा अच्छे हों कि वो सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, बट दुर्भाग्य है हर तरीके से कि अभी उस स्टैंडर्ड्स के नहीं है कहीं-कहीं। जैसे दिल्ली में बहुत अच्छे स्कूल्स हैं, लेकिन बिहार में ये नहीं टाला जा सकता कि बिहार के स्कूल्स उस लेवल के हैं। और जहाँ तक बात है, अगर परिस्थिति ऐसी नहीं है कि अच्छी शिक्षा मिल पाए, तो ज़मीन तो क्या है, ज़मीन एक उपज देती है, एग्रीकल्चर होता है, ठीक। एक संपत्ति, एसेट है, एसेट को यूज़ किया जा सकता है इन्वेस्टमेंट में। कई बार घर बनाने के लिए भी लोग ज़मीन बेचते हैं, गाड़ी खरीदने के लिए। तो शिक्षा में तो ये एक इन्वेस्टमेंट है ज़मीन बेचना। मैं सबसे पहले 3 लेवल पे काम करना चाहूँगा। जैसा आपने सिचुएशन बताया, उसमें सिर्फ़ एक सरकार ही से ही संभव नहीं है, उसमें सब तरह की भागीदारी चाहिए समाज का, कि लोग अपने बच्चे को स्कूल में भेजें, प्लस उसी समाज से, जैसे मेरे जैसे ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर, एक होता है कि व्हेन यू अर्न गिव बैक टू सोसाइटी, तो आप कंट्रीब्यूट करें। तो मैं, अगर मुझे पोजीशन मिलती है तो मैं 3 डायरेक्शन में काम करूँगा। एक तो टेक्नोलॉजी ले आऊँगा कि अगर टीचर अवेलेबल नहीं है घर-घर हर स्कूल में, तो क्यों ना ऑनलाइन माध्यम से क्लासेस चलाई जा सके, कुछ ही क्लासेस अगर अच्छे टीचर अवेलेबल है। दूसरा, जितने भी आईआईटी और जो अच्छे-अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, उनको ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस से सरकारी विद्यालयों में जोड़ा जा सकता है कि आप 1 घंटा निकालिए और बच्चों को शिक्षा दीजिए, बेसिक शिक्षा दीजिए, आपसे मोटिवेट भी करेंगे, अच्छा भी करेंगे। और तीसरा, सबसे बड़ा चीज़, परिवार लोगों पे काम करना होगा। कई बार गाँव के लोग हैं, वो बच्चे से काम करवाते हैं, जिसको हम लोग चाइल्ड लेबर भी बोलते हैं, और उनकी मजबूरी होती है क्योंकि उनकी कमाई ही इतनी नहीं है। तो क्यों ना उनको कमाई से सशक्त किया जाए। तो उसके लिए मनरेगा जैसे इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, गवर्नमेंट ऑफ बिहार का, तो उनमें उसको जितना से ज़्यादा इनरोल किया जा सके, पीडीएस के अंदर उनको अच्छा अनाज मिले। तो शिक्षा को टैकल करने के लिए हॉलिस्टिक फ्रंट पे काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। जी, मैं एज अ कलेक्टर जब पहला प्रयास लूँगा तो बहुत छोटे-छोटे प्रयास लूँगा जो कि संभव हो लोगों के लिए, जैसे यातायात नियमों का पालन, क्योंकि ये बहुत छोटा चीज़ लगता है, लेकिन लाइफ रिस्किंग एक्टिविटी होती है अगर आप बिना हेलमेट का चलते हैं। जैसे अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करना, कर्मचारियों को टाइम पर ऑफिस में आना, जितने भी जो जनता है जो सरकार पास बहुत उम्मीद से पहुंचती है, उनको एक पूर्ण रिस्पेक्ट। और बिहार में एक कानून है, बहुत अच्छा कानून है, राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट 2011 का कानून है। उसमें नियम है कि अगर जनता सरकारी ऑफिस में जाती है तो 60 दिन के अंदर उसको सेवा मिलनी चाहिए, नहीं मिलेगी तो सरकार उसको कंपनसेट करेगी। बहुत जगह ये लागू नहीं होता है, मैं उसको ज़रूर लागू करना चाहूँगा। मैं ये मानता हूँ कि राजनीति का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है समाज के उत्थान में। वो समाज के प्रॉब्लम्स को प्रशासन के सामने रखती हैं, प्रशासन उसको रिस्पॉन्ड करता है, तो दोनों एक दूसरे से हाथ में हाथ मिला के चलते हैं। लेकिन प्रशासन का एक बहुत ही उच्चतम मूल्य है, वो है कि आप न्यूट्रल रहो। जब भी आप काम कर रहे हो तो किसी भी पार्टी के पक्ष में आप काम नहीं करते हो। एक पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी जो होती है, वो एक कोर है, एक धर्म है सिविल सेवक का, और वो हमेशा मेंटेन किया जाना चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात है सलाह का, काम को समझने का, लोगों को क्या व्यथा है, लोगों से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, इसको समझने का, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज बहुत अच्छे से उनके कंसर्न को एडमिनिस्ट्रेटर के सामने रखती हैं। बात होता है माध्यम। अगर पर्पस, 2 चीज़ें होती है कोई भी काम का, एक तो मीन्स और एक तो एंड्स। तो आइदर सिविल सर्विसेज है या फिर पॉलिटिक्स है, उसका एंड क्या है? समाज की सेवा करना। और मीन्स क्या है? क्या दोनों मीन्स गलत है? आंसर इज नो। अगर आप अच्छे पॉलिटिशियन हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं तो मीन्स भी सही है, एंड भी सही है। अभी तो मैं, जो मेरा प्लान है, अगर मेरा आप पूछे तो जब तक मेरी सेवा रहेगी, अभी भारत सरकार के नियमों के अनुसार 60 साल तक सेवा देना होता है, तो मैं 60 साल तक तो सिविल सेवा में ही रहना चाहूँगा। उसके बाद अगर मौका मिलेगा और मुझे लगेगा, मैं अपना भी देखूँगा कि मेरा मन क्या कहता है, क्या उच्चतम है एक उसकी तरह सर्व करना, मैं तो चाहूँगा, तो क्यों नहीं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा।
युवाओं के लिए जो संदेश है मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आईएएस आईपीएस सिर्फ एक माध्यम नहीं है अपने देश को कंट्रीब्यूट करने का। कंट्रीब्यूट करने का हज़ारों माध्यम है, लेकिन एक समय होता है जब आपको अपने ऊपर काम करना होता है, इस देश को सर्व करने लायक बनाना होता है। आज मैं देखता हूँ कि बहुत सारे युवा हैं जो बहुत ज़्यादा गेम्स में एडिक्ट हो रहे हैं, पबजी में एडिक्ट हो रहे हैं, मोबाइल्स का बहुत क्रिएटिव यूज नहीं कर रहे हैं। उनमें काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। अगर आप क्रिएटिव इकॉनमी में ही काम कर रहे हैं, जैसे आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग भी क्रिएटिव इकॉनमी में काम कर रहे हैं, लेकिन आप एक बहुत अच्छा सोसाइटी को क्रिएट कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं। अगर युवा भी यही करना चाहता है तो करे, लेकिन एक पॉजिटिव सेंस में करे, अपने समय को बर्बाद ना करे। और जो लोग बनना चाहते हैं आईएएस आईपीएस, उनके लिए एक ही उपाय है कि मेहनत, और वो भी कंटिन्यूअस। और बाकी तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको गाइड कर देंगे कि तैयारी कैसे करना है। उम्मीद है कि इनकी बातों को सुनकर आपको प्रेरणा मिली होगी और जो तैयारी करने वाले छात्र हैं उन्हें विशेष रूप से उनको सफलता मिलेगी और उनको बहुत मेहनत मिलेगा। और इसी तरह से लोगों से मिलने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।